नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या राहुल गांधी ओबीसी राजनीति के चैंपियन बन सकते हैं? राहुल गांधी ओबीसी नहीं है, इसलिए यह देखना और भी दिलचस्प होगा कि कोई गैर ओबीसी नेता भारत की राजनीति के इस सबसे विशाल आबादी समूह में अपनी दावेदारी मजबूत कर पाता है या नहीं। ओबीसी की राजनीतिक आबादी के नेतृत्व का पैटर्न थोड़ा अलग है। इस सेगमेंट के कारण आज भी कई राजनीतिक दल भाजपा और संघ के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, मगर इसी सेगमेंट में आज सबसे बड़े दावेदार नरेंद्र मोदी हैं। इससे भी इनकार नहीं कर सकते। एक तरफ से लगता है कि ओबीसी की राजनीतिक आबादी में राजनीतिक नेतृत्व का मसला हल हो गया है, मगर ऐसा नहीं है। इस सेगमेंट में बीजेपी अभी तक हाथ पांव मार रही है और अब राहुल गांधी भी तेजी से प्रवेश द्वार पर धक्का दे रहे हैं, जहां पर उनके कई राजनीतिक सहयोगी पहले से मौजूद हैं, यानी इंडिया गठबंधन के सदस्य और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी नरेंद्र मोदी तो हैं ही। ओबीसी की आर्थिक आबादी की भी बात कर ली जाए, इसका संबंध अलग अलग पेशों से रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए पेशों के माध्यम से ओबीसी समाज को टारगेट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी इनके बीच जाकर अलग अलग पेशे के लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि राजनीति के विजुअल स्पेस में राहुल अपने लिए एक अलग विजुअल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ घूमने वाला कैमरा हमेशा उन्हें ताकतवर महान नेता की तरफ पेश करता है, राहुल की तरफ घूमने वाला कैमरा उन्हें जनता का आदमी बनाता है। मगर आज यह हमारा विषय नहीं है, फिर कभी विस्तार से इस पर जरूर बात करूंगा। पहले आज के विषय पर। महिला आरक्षण के पास होने के बीच जैसे ही राजनीतिक खबरों में ठहराव आया, राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर काम करने वाले कुली लोगों से बातें करने लगे, उनके कपड़े पहन लिए और सर पर अटैची रख ली। 2014 से पहले हर रेल बजट में कुलियों की बात होती ही थी, अब नहीं होती है। रेलवे के संदर्भ में पहले बुलेट ट्रेन और अब वंदे भारत ने यह जगह ले ली है। रामविलास पासवान और लालू यादव और नीतीश कुमार के बजट पेश करने के समय मीडिया का कैमरा कुलियों के बीच होता ही था, मगर अब गायब है। राहुल गांधी ने इनके बीच जाकर कुलियों को वापस केंद्र में ला दिया है। यही नहीं, राहुल गांधी किसानों से भी मिलते हैं तो धान रोपने की तस्वीर आती है। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी जाते हैं और सब्जी वाले की व्यथा समझते हैं और अपने घर बुलाकर मेज पर खाना खिलाते हैं और साथ खाते हैं। यही नहीं, ट्रक ड्राइवर के साथ रात भर यात्रा करते हैं और उनकी व्यथा समझते हैं। भारत के अलावा अमेरिका में भी ट्रक में सफर करते हैं, उनकी माली हालत पर बात करते दिखते हैं और बताते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे। बेंगलुरु जाते हैं तो गिग वर्कर के साथ बातें करते हैं, डिलीवरी बॉय के साथ मिलते हैं, उनकी बाइक पर बैठते हैं, महिलाओं के साथ बस में यात्राएं करते हैं, ऊटी में चॉकलेट की फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के साथ उनकी बातों को समझते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों से मिलते हैं, उनके सवालों का सामना करते हैं। यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि लोग राहुल गांधी तक आसानी से पहुंच सकते हैं और राहुल गांधी उनके बीच जाने में संकोच नहीं करते हैं। तो आप इन अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग पेशे में काम करने वालों को देखते हैं। जाहिर है, इन पेशों में ओबीसी आबादी का बड़ा हिस्सा है। दूसरी जातियों की भागीदारी से इनकार नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस की परंपरागत राजनीतिक शैली से हटकर राहुल गांधी की यह नई दावेदारी कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि राहुल कई बार और लगातार ओबीसी की राजनीतिक आबादी और आर्थिक आबादी से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। आप राजनीतिक आबादी और आर्थिक आबादी में साफ साफ अंतर की रेखा नहीं खींच सकते, मगर यह अंतर आसानी से दिखता भी है। जब राहुल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और उनकी कमाई का सवाल उठाते हैं तो आर्थिक आबादी की बात करते हैं। जब केंद्र सरकार के अफसरों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हैं तो राजनीतिक आबादी की आकांक्षा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी जब मंदिर जाने लगे तब गोदी मीडिया इस पर डिबेट करने लगा कि स्टंट कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगाने लगी कि देर से हिंदू बन रहे हैं।
लेकिन अलग अलग पेशों के बीच राहुल के जाने को लेकर गोदी मीडिया उस तरह से हमला नहीं करता है, नजरअंदाज कर देता है। अब राहुल गांधी जाति की गणना और महिला आरक्षण में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात कर ज्यादा मुखर होने लगे हैं, तो बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी अतीत में कांग्रेस सरकारों की गलतियों को भी सहजता से अब स्वीकार करने लगे हैं। हमारे समय कम था, वो भी खराब है। इनके समय कम था, कम है, ये भी खराब है। हम चेंज चाहते हैं। अपनी पार्टी की गलती को इतनी सफाई से स्वीकार करना और उसमें संशोधन करना आसान नहीं होता। पार्टियां बहुत जिद्दी होती हैं, भीतर से बदल जाएंगी मगर बाहर से गलती स्वीकार नहीं करेंगी। मंडल आयोग के समय राजीव गांधी की हिचक और उनका विरोध सभी जानते हैं, लेकिन राहुल इसे झट से गलती मानते हैं और खुद को दावेदार के रूप में सामने रख देते हैं। मनमोहन सिंह के समय लाए गए बिल में ओबीसी को आरक्षण नहीं था, इस पर भी 100% अफसोस जताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब पूछा गया कि महिला आरक्षण में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है, तो उन्होंने लंबे लंबे भाषणों में एक लाइन इस पर नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था, तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में, जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति को करेक्ट कर रहे हैं। 2008 में जब दिवंगत अर्जुन सिंह ने उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण को लागू किया ओबीसी के लिए, तो कांग्रेस उनकी इस उपलब्धि को पार्टी की पहचान से नहीं जोड़ सकी, जबकि फैसला बगैर कांग्रेस और मनमोहन सिंह के नहीं हो सकता था। 2008 में अर्जुन सिंह ने कहा कि हम टुकड़ों में आरक्षण नहीं देंगे, एक साथ पूरा 27% रोल आउट होगा। यही नहीं, केवल छात्रों को ही ओबीसी आरक्षण नहीं मिला, बल्कि लेक्चरर प्रोफेसर की भर्ती में भी दिया गया। मीडिया की रिपोर्टिंग में मिला है कि 3000 पदों का उस वक्त सृजन किया गया था। मनमोहन सिंह की सरकार चाहती तो इसे लागू करने के लिए भविष्य पर छोड़ देती, मगर इसे एक साथ लागू किया गया और क्लासरूम में नई संख्या के लिए जगह हो, इसके लिए कॉलेजों को हजारों करोड़ रुपए के फंड दिए गए ताकि नए क्लासरूम का निर्माण हो। आज कई कॉलेजों की नई इमारतें और क्लासरूम ओबीसी छात्रों को मिले इस आरक्षण के प्रतीक हैं। ओबीसी या दलित राजनीति को अपर कास्ट जातिगत राजनीति कहता है और गैर अपर कास्ट सामाजिक न्याय की राजनीति। तो कौन इन दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, आपको इस पर भी नजर रखनी चाहिए। मैं ओबीसी राजनीति की गहराई से समझ रखने वाला एक्सपर्ट नहीं हूं, फिर भी सामाजिक न्याय की राजनीति से खुलकर जुड़ने से बचती रही कांग्रेस अब इस पहचान से जुड़ रही है और इस राजनीति पर लगे जातिगत राजनीति के लेबल को झटक रही है। इसकी बात आज के वीडियो में करना चाहता हूं। ओबीसी की बात कर राहुल गांधी केवल कांग्रेस की राजनीति को सही दिशा नहीं दे रहे, बल्कि इस वर्ग की राजनीति में घुसकर नरेंद्र मोदी को भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या लाभ हुआ, यह एक अलग विषय है, मगर राहुल गांधी को इस यात्रा ने बदल दिया ऐसा लगता है। आज भी उनकी यह यात्रा जारी है। कांग्रेस को समझ आ गया है कि अपर कास्ट में उसका भविष्य नहीं रहा। राहुल गांधी को यह दिखा होगा कि नरेंद्र मोदी की राजनीति का सामाजिक आधार कहां है। अगर उनकी राजनीति को चुनौती देनी है तो ओबीसी की आवाज उठानी होगी, मगर राहुल ओबीसी की राजनीतिक आबादी में हिंदुत्व के असर से कैसे लड़ेंगे यह अभी साफ नहीं, क्योंकि इस सेगमेंट के भीतर हिंदुत्व के सहारे नरेंद्र मोदी बड़ी दावेदारी रखते हैं। मगर जिस तरह से जातिगत जनगणना की वे बात कर रहे हैं राहुल गांधी, संख्या के हिसाब से ओबीसी की भागीदारी की बात कर रहे हैं, दिख रहा है कि राहुल अपने रास्ते से नरेंद्र मोदी के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। सफलता मिलेगी या नहीं यह तो चुनाव बताएंगे, मगर कोशिश इसी तरफ दिखती है। जब नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तब कांग्रेस ने स्वागत किया। सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की बात करेगी, क्योंकि 2010 के बिल में नहीं था। सदन के भीतर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग उठा दी। एक सवाल उठता भी है कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच
अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं। मगर बड़ा सवाल है कि क्या ओबीसी की बात कर इस सेगमेंट में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के वर्चस्व को चुनौती दे सकेंगे? ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं? यह मेन सवाल है। और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी। अब आते हैं ओबीसी के सेगमेंट में नरेंद्र मोदी के वर्चस्व पर। क्या वाकई ओबीसी की राजनीतिक आबादी में नरेंद्र मोदी का ही वर्चस्व है? कई जानकार 2014 के बाद से लिखते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की राजनीति को मुखर कर दिया है। बीजेपी के भीतर सुस्त पड़ी या केंद्र में आकर कई बार किनारे धकेल दी जाती रही ओबीसी की राजनीति को उन्होंने सुरक्षित मकाम पर पहुंचाया है। यह सच्चाई भी है और धारणा भी। धारणा इसलिए कि ओबीसी की राजनीति में उनका वर्चस्व होता तो कर्नाटका को छोड़ नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी को केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सफलता मिलती, जबकि नहीं मिली। कर्नाटका में भी पिछली बार तोड़फोड़ से उन्हें सरकार बनानी पड़ी और इस बार कांग्रेस के सबसे बड़े ओबीसी नेता सिद्धारमैया के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े। आप इन राज्यों के साथ बंगाल, बिहार, ओडिशा को भी जोड़ लीजिए। इन राज्यों में भी ओबीसी का सामाजिक आधार विशाल है, मगर यहां नरेंद्र मोदी सफल नहीं हो सके। 10 साल गुजर गया, आज दक्षिण भारत में कहीं उनकी सरकार नहीं है। आप चाहें तो महाराष्ट्र को भी इसमें जोड़ सकते हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी का सबसे बड़ा हिमायती और सबसे बड़ा नेता बताने का कोई मौका नहीं छोड़ती है और जब भी मौका लगता है प्रधानमंत्री मोदी अपनी जाति बताकर ओबीसी सेगमेंट में अपनी दावेदारी रखते रहते हैं। 2014 के बाद उनकी राजनीतिक सफलता का श्रेय ओबीसी राजनीति में नरेंद्र मोदी की पकड़ को भी दिया जाता है। यह काफी हद तक सही है, मगर इसी दौर में यह भी दिखता है कि वर्चस्व कायम करने का उनका यह अभियान पूरा नहीं हुआ है। यूपी में ही बीजेपी ने ओबीसी या एमबीसी जातियों से जुड़ी पार्टियों से गठबंधन किया और आज भी इन दलों पर अपनी निर्भरता को कम नहीं कर पाई है। इन दलों के नेता बसपा और सपा से ही निकलकर आए हैं, यानी बीजेपी के भीतर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके दम पर वह ओबीसी के राजनीतिक समाज में अपनी दावेदारी कर पाए। ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री थे, सरकार से बाहर निकलकर सपा के साथ गए और पानी पी पी के योगी और मोदी को कोसा। इसके बाद भी ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाना पड़ा। बीजेपी इसे मास्टर स्ट्रोक बताती है। यह बता रहा है कि यूपी जैसे राज्य में ओबीसी और एमबीसी जातियों को बीजेपी से जोड़े रखना कितना मुश्किल है। आज भी नरेंद्र मोदी इस सेगमेंट में अपनी दावेदारी को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। ओबीसी पर उनकी पकड़ है, मगर वे इस सेगमेंट के सर्वे सर्वा नेता नहीं हैं। अपने कार्यकाल के आखिरी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम विश्वकर्मा योजना लानी पड़ी। कहा जा रहा है कि इससे 50% ओबीसी आबादी को फायदा होगा, लेकिन फिर ओबीसी कितने हैं इसकी गिनती से भाजपा भाग जाती है। इस योजना से साफ है कि बीजेपी ओबीसी वर्ग में बेरोजगारी को लेकर भी चिंतित है। इसका एक और मतलब है कि अगर स्किल इंडिया रोजगार देने में सफल रहा होता तो पीएम विश्वकर्मा लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक योजना के फेल कर जाने पर दूसरी योजनाओं के जरिए सपना दिखाने का खेल लगता है। पीएम विश्वकर्मा योजना का मतलब है कि वे भी ओबीसी में अपना आधार अभी तक तलाश रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी पीएम बताते हैं। इसके बाद भी ओबीसी की राजनीतिक आबादी में दखल रखने वाले ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी समाज के पूर्व प्रधानमंत्री
HD देवेगौड़ा की पार्टी से समझौता करना पड़ता है। अगर नरेंद्र मोदी ही ओबीसी की राजनीतिक आबादी के सबसे बड़े नेता हैं, तब नड्डा को बताना चाहिए कि वे जनता दल सेक्युलर के नेता HD देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी के साथ गठबंधन क्यों बना रहे हैं। जिस कुमारस्वामी पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, आयकर का छापा पड़ा। यही नहीं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को परिवारवाद का चैप्टर भी याद नहीं रहा। क्या कुमारस्वामी में परिवारवाद की बुराइयां नहीं दिखती हैं? यह तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि ओबीसी समाज में नरेंद्र मोदी का वर्चस्व वैसा नहीं है जैसा राजनीतिक टिप्पणीकार उनकी खुशामद में दिन रात लिखते रहते हैं। कर्नाटका में आज भी कांग्रेस के पास सिद्धारमैया ओबीसी के नेता के रूप में मौजूद हैं। बीजेपी इस चुनौती का सामना करने के लिए बाहर से ओबीसी नेता कुमारस्वामी को लाकर उनके कंधे पर बंदूक रख मुकाबला करना चाहती है। यूपी में ही बीजेपी के भीतर ओबीसी नेताओं की क्या हालत है और ओबीसी की राजनीतिक आबादी पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कितनी पकड़ है, यह इसी से पता चलता है कि सत्ता में 7 साल रहने के बाद जुलाई 2021 में ओबीसी मंत्रियों के पोस्टर लगाने पड़ गए। उसके कुछ ही महीनों के बाद यूपी में चुनाव होने वाले थे। यह पहला मौका था जब जाति की बात नहीं करने वाले तथा कथित राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों की जाति का पोस्टर यूपी से लेकर दिल्ली तक में लगवा दिया। उसकी वजह यह भी थी कि नरेंद्र मोदी के उभार के साथ बीजेपी के भीतर ओबीसी नेता किनारे लगा दिए गए थे। वे केवल ओबीसी नेता नहीं थे, हिंदुत्व का चेहरा भी थे। ओबीसी नेताओं का एक स्वभाव होता है, वे राजनीतिक रूप से स्वायत्त होते हैं। उनके अंदर बगावत और बोलने की बेचैनी रहती है। विनय कटियार और उमा भारती की आज कहीं कोई जगह नहीं बची है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही यूपी में कल्याण सिंह राजभवन भेज दिए गए। उनके निधन के बाद पद्म विभूषण दिया गया। इसका मतलब है कि बीजेपी न केवल बाहर से ओम प्रकाश राजभर और HD कुमारस्वामी जैसे नेताओं के सहारे ओबीसी को साध रही है, बल्कि अपनी पार्टी के भीतर भी पुराने नेताओं को नए सिरे से चमका रही है। इस साल 21 अगस्त को बीजेपी ने कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया है। ओबीसी नेता की पुण्यतिथि हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। बीजेपी ओबीसी की राजनीतिक आबादी के बीच अपने प्रभाव का विस्तार इसी हिंदू गौरव के सहारे करती रही है और बनाए रखना चाहती है। 21 अगस्त को अलीगढ़ में अमित शाह, योगी और केंद्र राज्य के कई प्रमुख मंत्री जैसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्मपाल सिंह जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं, ये सब मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल हुई। सभी नेताओं ने मंच से 2024 लोकसभा चुनाव की बात की। जाहिर है ओबीसी पर वर्चस्व की दावेदारी को लेकर भाजपा अभी तक नए नए रास्ते खोज रही है। उसका यह अभियान पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। आप मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार को ओबीसी सेगमेंट में बने रहने के लिए ये सब करते नहीं देखेंगे। यह सब उसी यूपी में हो रहा है जहां बीजेपी के पास लोकसभा की सीटों की भरमार है। 2024 में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करती है। इसके बाद भी बीजेपी कोई चांस नहीं ले रही। राष्ट्रवाद की राजनीति में इतना आगे बढ़ गई है कि उसे जाति की गणना के सवाल पर हां कहने में दिक्कत होने लगी है। वह इस सवाल का जवाब इससे देती है कि मोदी सरकार ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया, लेकिन ओबीसी को प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी चाहिए और वह तभी पता चलेगा जब जाति की संख्या आधिकारिक रूप से सामने होगी। जाति की गणना से भाजपा क्यों भाग रही है? जब आप जाति के हिसाब से मंत्रियों के पोस्टर लगा ही रहे हैं तो गिनती भी करा लीजिए, अच्छा ही होगा। संख्या के हिसाब से ज्यादा ओबीसी मंत्री बनाने पड़ेंगे तो आप ज्यादा बड़ा पोस्टर लगा सकेंगे। फिर भी मोदी सरकार ने न तो जाति की गणना कराई और न आबादी की। इसके बिना ही महिला आरक्षण कानून बना दिया जो कब लागू होगा किसी को पता नहीं, न बीजेपी के पास कोई तारीख है। राहुल गांधी महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण और जाति की गणना की बात कर बीजेपी को असहज करते जा रहे हैं। अमित शाह को कहना पड़ा कि उनकी पार्टी में 85 सांसद ओबीसी हैं और देश भर के 1358 विधायकों में से 27% ओबीसी हैं।
विधान परिषदों में ओबीसी को 40% प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिस तरह से बीजेपी ने गिनकर बता दिया कि देश भर में कितने ओबीसी विधायक और सांसद हैं, उसी तरह कांग्रेस को भी विधायकों की संख्या तो बतानी चाहिए। राहुल गांधी यहां संख्या की बात केवल गिनती के लिए नहीं कर रहे हैं, वे अब जोर देते हैं कि आज इन सांसदों की भागीदारी क्या है। आज संसद में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें ना तो बीजेपी के सांसदों की भागीदारी है, ना कांग्रेस के सांसदों की, सब केवल मूर्ति हैं, राहुल गांधी कहते हैं। मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। राहुल गांधी का यह जवाब उन्हें समझ आ गया होगा, जो आए दिन संसदीय समिति के बारे में रिपोर्ट करते हैं कि बहुत से कानून संसदीय समिति के पास नहीं भेजे जाते, सीधे सदन में रखा जाता है और विधेयक को पास कराकर कानून बना दिया जाता है। पीआरएस का एक आंकड़ा है जो राहुल गांधी की बात को और स्पष्ट करता है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रस्तावित विधेयकों का केवल 27% संसदीय समितियों को भेजा गया। इसके मुकाबले यूपीए ने 2004 से 14 के बीच 60 से 70% प्रस्तावित विधेयकों को समितियों के पास भेजा, तब कानून बनाया। बीजेपी जहां संख्या बताती है कि उसके कितने सांसद ओबीसी हैं, कितने विधायक ओबीसी हैं, राहुल इसका काउंटर इस तरह से करते हैं कि इनकी भागीदारी ही नहीं है, ये केवल मूर्ति है। यही आरोप उनकी पार्टी पर भी जाकर चिपकता है और चिपकेगा। एक दिन उनसे भी सवाल होगा कि आपके अभी तक जितने विधायक हैं उनमें ओबीसी कितने हैं। यही नहीं, बीजेपी को राहुल के सवाल का जवाब देना चाहिए कि केंद्र सरकार के सचिवों में ओबीसी की भागीदारी कितनी है। भारत सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि 2018 से 22 के बीच 4,365 आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट अफसर की नियुक्ति हुई। इनमें से सिर्फ 695 ओबीसी थे, यानी ओबीसी की संख्या मात्र 15.92% रही। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 7.65 और
अनुसूचित जनजाति की भागीदारी 3.80% रही। यह सब मीडिया में छपता रहता है। भारत का कोई भी राजनीतिक जानकार राहुल गांधी की हार को सबसे पहले स्वीकार कर लेता है, मगर राहुल के ये कदम बता रहे हैं कि वे राजनीति में नई नई संभावनाएं तलाश रहे हैं, नए नए पेशे के लोगों से मिल रहे हैं। देखना होगा कि क्या कोई गैर ओबीसी नेता ओबीसी का नेता हो सकता है। बड़ा सवाल यही है। ओबीसी समाज भले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह और अर्जुन सिंह के प्रति कृतज्ञ रहता है, लेकिन अपने राजनीतिक नेतृत्व के लिए किसी गैर ओबीसी नेता को स्वीकार करेगा, यह सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल अपनी तरफ से दावेदारी कर रहे हैं, जानते हुए कि मुश्किल है, लेकिन इस वक्त सही सवालों के साथ खड़े नजर आते हैं। राजनीतिक रूप से सक्रिय किसी भी ओबीसी चिंतक से आप पूछेंगे तो वह जाति की गणना और महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण का घोर समर्थक होगा। वे भले राहुल गांधी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन राहुल उनकी ही बात करते हुए अपनी मौजूदगी बढ़ाने के प्रयास में हैं। ओबीसी आबादी की राजनीतिक आबादी ने अभी तक क्षेत्रीय स्तर के कद्दावर नेताओं को सत्ता तक पहुंचाया है। जांच एजेंसियों के बड़े बड़े हमले इन्हीं दलों के ओबीसी नेताओं पर हुए। इन्हें ही बीजेपी महाभ्रष्ट बताती रही। आज वही बीजेपी एचडी देवेगौड़ा की पार्टी से समझौता कर रही है। और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन इन सब के बाद भी ओबीसी की राजनीतिक आबादी ने अखिलेश यादव से लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार के वजूद को मिटने नहीं दिया। 2024 का चुनाव नए सिरे से करवट ले रहा है। क्या आप इस चुनाव के राजनीतिक समीकरणों को 2014-2019 के बनाए हुए समीकरणों से देखना चाहते हैं? देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन क्या नए समीकरणों की रेखाएं खींच रहा है? बहरहाल चुनावी मैदान में ओबीसी की राजनीतिक आबादी के बीच वर्चस्व से लेकर नेतृत्व की लड़ाई नए सिरे से होने जा रही है। यह लड़ाई घमासान होगी। नमस्कार, मैं रविश कुमार।